आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। बेटा, भोजन करते हुए तो जानवर की थाली भी नहीं छीनते। मैं तो तेरी माँ हूँ। क्या हमने इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा करके इस काबिल बनाया कि तू समय आने पर अपने माँ बाप को जाहिल गंवार कह के अपमानित करे? बेटा, 3 दिनों से बुखार है। बहू से कितनी बार कहा डॉक्टर के पास ले चल या फिर बुखार की टेबलेट दे दे, लेकिन उसने ना ही टेबलेट ला कर दी, ना ही मुझे खाना दिया। इसलिए मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी बेटा। और आज थोड़ा ठीक लगा तो बरामदे में आकर बैठी ही थी कि बहू ने मुझे बर्तन धोने को कहा। मैंने मना किया तो पता नहीं उसने तुझसे क्या कह दिया जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है। बेटा, ये खाना मैं खुद निकाला है और देख लिए कितना थोड़ा सा है। अगर इतना थोड़ा सा खाना खा लूंगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम कर, कहते हुए सरला जी अपने बेटे मनोज से गिड़गिड़ाते हुए अपने खाने की थाली वापस लेने के लिए निवेदन कर रही थी। उसी समय सरला जी की पड़ोसन कमला जी, जो कि सरला जी की पक्की सहेली थी, उनकी आवाज सुनकर घर पहुंची तो देखा मनोज भोजन की थाली लिए खड़ा है और सरला जी जो झूठे हाथों से बेटे की तरफ देख रही थी। मनोज ने पड़ोसन के सामने बात का बतंगड़ बनाना ठीक न समझा। माँ, आपने सब्जी और मंगाई थी ना? ये लो, मैं सब्जी लाया हूँ। और आज की सब्जी कैसी बनी है माँ? कहते हुए वो कमला जी को बैठने के लिए कहकर चरकमरे में गया, क्योंकि कमला जी की एक आदत थी, वो किसी के भी घर की बात को कहीं भी बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। और सरला जी के घर की तो एक एक बात जानती और उनका एक उद्देश्य अपनी सहेली को बचाना भी रहता। इसलिए उन्हें जैसे ही आभास होता कि सरला जी के साथ उनके बेटे बहू अन्याय कर रहे हैं, वे तुरंत ही बिना काम किए उनके घर पहुंच जाया करती, ताकि सरला जी के ऊपर उनके बेटे बहू ज्यादती न करें। दरअसल सरला जी को मनोज ने अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद मदद के लिए अपने पास शहर बुलाया, अपनी पत्नी की सेवा के लिए। और उसके पिता गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम करते। सरला जी के पति रण सिंह जी का फलों का बगीचा था, जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग फल उगाए जाते। उससे उन्हें इतनी आमदनी हो जाती कि जो एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता। रण सिंह जी जितना पैसा कमाते, मनोज समय समय पर अपने खर्चे गिनवाकर अपने पिता से पैसों का रोना रो रो कर उनसे पैसे ऐंठ लेता। रण सिंह जी भी बेटे के मुंह में आकर समय समय पर पैसे देते, लेकिन बेटे को ना पिता की मेहनत की कद्र थी, ना ही अपनी माँ की मेहनत की कद्र थी। उसे लगता ये तो उनका फर्ज है, इतना तो सभी माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं। समय बीतने लगा और सरला जी की बहू रीना ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस समय सरला जी दीपक जला रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, हमारे वंश को चलाने वाला दीपक आ गया, इसका नाम दीपक रखेंगे। दीप नाम सभी को अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद सरला जी की बहू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। अब बहू और पोते की आने की खुशी में सरला जी ने रंगोली बनाई, घर के आंगन में दीपक जलाए। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर में दीपावली मनाई जा रही हो। रीना ने जब देखा चारों तरफ दीपक हैं, आंगन में एक बढ़ से बढ़कर रंगोली है, तो उसका मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वो जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगी, सरला जी ने पोते और बहू की आरती उतारी और उन पर फूलों की वर्षा की। रीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका स्वागत और उसके बेटे का स्वागत इस तरह होगा। लेकिन जब सरला जी ने पूछा, बहू, ये सजावट और जो हमने तुम्हारा स्वागत किया तुम्हें कैसा लगा? तो अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक ही था, लेकिन मेरे मायके में इससे अच्छा होता है। सरला जी का प्रसन्नता भरा चेहरा मुरझा गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप वहां से चली गई।
रीना ने कहा, मम्मी जी अस्पताल में तो ढंग का खाना नहीं मिला। आज थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाना बनाइएगा। आज घर का खाना भरपेट खाऊंगी। बहू छोटे बच्चे की माँ को शुरुआती दिनों में सादा खाना चाहिए। ज्यादा चटपटा और मसालेदार माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन रीना सरला जी की बात कहाँ मानने वाली थी। वो तो उन्हें गांव की गंवार समझती और खुद को नए जमाने की समझदार पढ़ी लिखी मॉडल लड़की। इसलिए उसने कहा, अरे मम्मी जी ये सब पुरानी बातें हैं, आप लोगों के जमाने में होता होगा, क्योंकि आप लोगों के पास उस समय खाने के लिए कुछ नहीं, तो कहाँ से खाते स्वादिष्ट खाना। मुझे तो आज स्वादिष्ट और मसालेदार चटपटा खाना है। मैं जैसा कह रही हूँ आप ऐसा ही कीजिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, वरना मैं आपके बेटे को फोन लगाकर कह दूंगी कि आप मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रही। सरला जी मनोज के गुस्से को जानती थी और रीना के बारे में भी जानती। वो एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती और मनोज बिना सच जाने उन पर भड़क उठता। उस दिन भी उसने पत्नी के भड़काने पर अपनी माँ की खाना खाते हुए थाली छीनी। इसलिए सरला जी ने सोचा, इन मूर्खों के मुंह लगने से अच्छा है इन्हीं के अनुसार काम कर दिया जाए। आगे जो होगा उसके जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। ऐसा सोचकर रीना के लिए मसालेदार चटपटा खाना बनाया। कई दिनों बाद ऐसा चटपटा खाना मिला। उस दिन रीना ने भर पेट खाया, उंगलियां चाटते रह गई। मम्मी जी पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ऐसा लग रहा है और भी खा लूं, लेकिन इतना ज्यादा खा लिया है कि पेट में जगह ही नहीं। सरला जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान आजकल के इन बच्चों को कौन समझाए कि छोटे बच्चे के लिए कैसा खाना लाभदायक होता है। लेकिन भगवान आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पोते को कोई नुकसान न हो। ये आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। सरला जी अपनी बहू और पोते के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी। सभी लोगों ने खाया। रात के करीब 2 बच्चे का रोना शुरू हुआ। रीना के पेट में जलन होने लगी। बच्चा बार बार पॉटी करने लगा और लगातार रोता रहा। रीना को भी लूज मोशन स्टार्ट हो गए। अब रीना को अपनी गलती समझ आ रही थी कि उसने मसालेदार वो भी चटपटी सब्जी खाकर कितनी बड़ी गलती की। लेकिन अपनी गलती ना मानते हुए अपनी सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी क्या आपने धूप में बाल सफेद किए हैं? जो भी मेरी डिलीवरी हुए 8 दिन नहीं हुए और मुझे इतना मसालेदार खाना खिलाया। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे ऐसे किस जिद की थी, लेकिन आप बड़ी होने के नाते मुझे डांट कर मना कर सकती थी ना। कैसी माँ है आप? कहते हुए अपने पति को सास के खिलाफ भड़का दिया कि तुम्हारी माँ हमसे उम्र में बड़ी हैं। उनका फर्ज बनता है हमें समझाने का, ना कि हमने जैसा कहा वैसा ही करने का। तुम्हारी माँ सच में गांव की गंवार है। उन्हें कल ही कल गांव भेजो, नहीं चाहिए ऐसी गंवार औरत। मेरे घर में पता नहीं मेरा बच्चा बड़ा होगा तो अपने जैसे गांव की भाषा और गंवारों जैसा ज्ञान देंगी। रीना ने जब ऐसा कहा तो मनोज को भी लगा कि वास्तव में माँ गांव में रही हुई हैं तो उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं, उन्हें बिल्कुल अकल नहीं। इसलिए उसने रीना और अपने बच्चे की हालत को देखकर मनोज गुस्से से अपनी माँ को अनाप शनाप गालियां देने लगा। सुबह होते ही गांव जाने के लिए घर से निकल रहा था कि उसी समय उसके पोते रण सिंह जी ने अपने पोते का मुंह देखने के लिए गांव से ढेर सारा राशन का सामान और फल लेकर उनके घर पहुंचे। मनोज ने अपने पिता को दरवाजे पर इतने सारे सामान के साथ देखा तो उसे लालच आ गया। उसने माँ से कहा, अरे माँ देखिए ना, पापा तो हम सभी के लिए खासकर अपने पोते से मिलने आए हैं और आप जिद कर रही थी गांव जाने के लिए। चलिए अपना सामान अंदर रख दीजिए और पापा के लिए चाय पानी का इंतजाम कीजिए।
सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। रंग सिंह जी उनके आंसू देख लिए थे लेकिन कुछ नहीं कहा। सरला जी ने अपने आंसू पोंछे, अपना सामान अपने कमरे में रखा और फिर से रसोई में सबके लिए खाना बनाने में लग गई। सरला जी ने फिर अपनी बहू से पूछा, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? क्या मम्मी जी, आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि डिलीवरी के बाद नई माँ को क्या खाना चाहिए आपको मालूम नहीं क्या? सरला जी ने उस समय उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, जबकि सरला जी इसके पहले अपने मन से उसके लिए ज्यादा खाना बनाती तो रीना ने उनसे कहा, मम्मी जी, मेरे लिए कुछ भी मुझसे पूछे बिना मत बनाइएगा, वरना मैं खाऊंगी नहीं। अब बेचारी सरला जी करे भी तो क्या, उन्हें समझ नहीं आया। तभी रण सिंह जी ने सरला को आवाज लगाई, सरला एक गिलास पानी लाना। सरला जी एक गिलास पानी ट्रे में लिया और रण सिंह जी के पास गई। उनकी नजरें झुकी थीं क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी रण सिंह जी से नजरें मिलाने की, वरना वे शायद उन्हें देखकर रो देती। रण सिंह जी ने सरला जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, सरला क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? सरला क्या हुआ, बताओ ना, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? सरला जी रण सिंह जी के ऐसे अपनापन भरे सवालों को सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें ऐसा लगा उनका हमदर्द उनकी तकलीफें बांटने आ गए। कोई तो है उनका सहारा जिनके भरोसे वो कुछ कर सकती हैं, वरना बेटे बहू ने तो उन्हें असहाय नौकरानी बनाकर रख दिया। रण सिंह जी ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और उनकी पीठ को सहलाते हुए बड़े प्यार से पूछा, सरला अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। किसने क्या कहा? थोड़ी देर रो लेने के बाद सरला जी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं, बेटे बहू के पास भला क्यों परेशानी हो सकती है, वो तो मैंने आपको इतने दिनों बाद देखा इसलिए रोना आ गया। इतना कहकर सरला जी वहां से उठकर जाने लगी, क्योंकि उनका बेटा मनोज वहीं पास बैठा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और बहू रसोई से इशारे कर रही थी कि वे उन्हें कुछ ना बताएं। लेकिन रण सिंह जी ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खाई थी। वे समझ रहे थे कि सरला जी को किसी न किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और बिठाते हुए बोले, नहीं सरला, तुम कितना झूठ बोलो लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम्हें किसी बात का बहुत दुख है। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? रण सिंह जी के इतना कहते ही सरला जी ने सारी बातें बताई जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया। अपनी पत्नी को इतना दुख देने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, हम गांव में रहते हैं जरूर, लेकिन ये मत बोलो कि आज तुम जिस आलीशान बंगले में हो, ये बंगला भी उसी गांव में रहने वाले तेरे गंवार माँ बाप के पसीने की कमाई से खरीदा गया है। यहाँ की एक एक ईंट में तेरे गंवार माँ बाप के पसीने की कमाई है। और तुझे पता है, जब तेरी माँ तेरे पास शहर आ रही थी तब इसके पैर जमीन पर नहीं थे। ये तो मानो खुशी से बावली हो गई। इसे तो आस पड़ोस और पूरे गांव में अपने हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू बंटवाए कि इसके बेटे ने इसे अपने पास बुलाया और इसके घर में आंगन में नन्हे मुन्ने की किलकारियां गूंजने वाली हैं। और जो भी मिलता, चाहे बुजुर्ग हो या छोटा, सभी से कहती फिरती कि मेरे बेटे को, बच्चे को आशीर्वाद दो, सही सलामत से इस दुनिया में आए और मेरा बेटा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन ये अनपढ़ गंवार क्या जाने तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ना तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी की मदद की। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, बिना कुछ किए तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। चलो सरला, गांव का ही गंवार हूँ,
इसलिए बेटे के मोह में फंसकर इतना सारा सामान खुश होकर लाया कि शायद मेरे बच्चों की इसकी ज़रूरत होगी। लेकिन मैं गलत था। ये पढ़े लिखे हैं, इन्हें अनाज नहीं पैसे खाते हैं, क्योंकि शहर में रहकर लोग खेती बाड़ी, गोबर कचरा तो कुछ जानते नहीं, सिर्फ पैसा जानते हैं। इसलिए सिर्फ पैसा ही खाते होंगे। और मैं गंवार का रहने वाला, जाहिल गंवार नाहक, ये सोच बैठा कि गांव के ताजे और फल बच्चों को पसंद आएगी। यही सोचकर यहाँ ले आया। माफ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई, कहकर रण सिंह जी अपने बेटे बहू के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। तब मनोज दौड़कर अपने पापा के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। तभी रीना अपने ससुर से माफी मांगने लगी। तब रण सिंह जी बोले, अरे तुम लोग जिस देवी समान माँ के गुनहगार हो, उससे माफी मांग कर छोड़कर मुझसे मांग रही हो। अगर तुम्हें माफी मांगना ही है तो सरला जी से माफी मांगो। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ किया। फिर दोनों बेटे बहू सरला जी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। सरला जी एकदम सरल हृदय की थी। उन्होंने तुरंत बेटे बहू को उठाकर गले से लगाया। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, गलती इंसान से होती है, कोई बात नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चों से कितनी देर तक नाराज रह सकती है भला, कहकर उन्होंने दोनों के पेट पर हाथ फेरा और वहां से जाने के लिए कहा। रीना अपने कमरे में तो गई, लेकिन उसके अंदर आग की ज्वाला धधक रही थी। उसे इस बात की चिढ़ थी कि बुढ़िया ने आती ही अपने पति से उसकी शिकायत की। अब वो अपनी सास से किसी न किसी रूप में बदला लेना चाहती थी। उसे उस दिन भर बेचैनी रही, क्योंकि मनोज खाना खाकर ऑफिस चला गया और सरला जी ने खाना बनाया, सभी को खिलाकर खुद खाना खाया और आराम करने कमरे में गई। जब शाम हुई तो सरला जी ने देखा रीना रसोई में सबके लिए चाय बना रही है, तो उन्होंने कहा, बहू जब तक मैं हूँ तुम आराम कर लो, फिर तो तुम्हें ही काम करना होगा। तुम्हें चाय क्यों बनानी, मैं आ रही थी चाय बनाने। रीना थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, आप लोग पापा जी के साथ बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। सरला जी ने भी सोचा चाय बनाने में बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगती, खड़े खड़े ही तो चाय बनती है, इसलिए वे रण सिंह जी के पास सोफे पर जाकर बैठ गईं। रण सिंह जी ने सरला जी से कहा, सरला थोड़ा गर्म पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। सरला जी जैसे ही पानी लेने किचन में गईं, उन्होंने बहू को चाय में चम्मच चला रही थी। उसे देखकर उन्हें अजीब लगा कि बहू कप में क्या कर रही है। फिर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वे पानी लेकर चली गई। थोड़ी देर में बहू ने चाय और बिस्किट ला कर दिया तो दोनों ने चाय के साथ बिस्किट खाया। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसी नींद आने लगी कि वे दोनों वहीं लुढ़क गए। मनोज जब अपने ऑफिस से घर वापस आया तो उसने अपने मम्मी पापा को अस्त व्यस्त तरीके से लुढ़के हुए देखकर दंग रह गया। उसने रीना से पूछा तो उसने कह दिया, मुझे नहीं पता ये लोग क्यों अभी तक सो रहे हैं। मनोज ने उन्हें उठाया, कमरे में ले गया, लेकिन वे वहां भी सोते रहे। अब रीना ने जैसे तैसे उस रात खाना बनाया, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वो मनोज के कान भरती जा रही थी, देखिए जी, अब ये दोनों बुढ़े बुढ़िया हमारे कोई काम के नहीं। अब मैं घर के छोटे मोटे काम कर लेती हूँ और झाड़ू पोछा बर्तन के लिए हम बाई रख लेंगे। जितना खर्च हम इन लोगों पर करते हैं उससे कई कम खर्च काम वाली बाई पर करके अपना घर चला लेंगे, और इन्हें तो दिन रात झेलना पड़ता है। अब मुझे ये दोनों बर्दाश्त नहीं। पहले वो अकेली बुढ़िया थी, चलो कम से कम हमारा काम कर दिया करती। अब तो ये बुढ़ा भी आके धमक गया, और कल की बात के बाद तो हम इन्हें जाने के लिए कह भी नहीं सकते, नहीं तो ये तो हमें घर से जाने को कहेंगे। अब इतने बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे, ये सोचना होगा।
इनका क्या, इन्हें तो ऐसा लगता है गांव में का सब मुफ्त है, वैसे ही यहाँ सब कुछ मुफ्त मिल जाएगा। तभी तो मैं इनको गंवार कहती हूँ, कुछ समझने को तैयार नहीं। तभी मनोज बोला, अरे मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया है, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है तो बताओ। रीना बोली, हम लोग इन बुढ़े बुढ़िया को जाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए तो कह सकते हैं ना। इतनी बातें सरला जी ने अपने कानों से सुनी, क्योंकि कुछ देर पहले उन्हें होश आया था और जोरों की प्यास लगने के कारण पानी लेने रसोई में जा रही थी। दोनों बेटे बहू की बातें सुनकर मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वे पानी लिए बिना ही वापस कमरे में आईं। अपने पलंग पर बैठकर जोर जोर से हाँफने लगी। तब तक रंग सिंह जी को भी होश आया। क्या हुआ सरला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? तुम्हें क्या हो गया? तभी सरला जी ने उन्हें धीरे बोलने का इशारा किया। रन सिंह जी ने उनकी पीठ को सहलाया तो थोड़ी देर बाद वे धीरे धीरे सामान्य हुई। उन्होंने रन सिंह जी को बताया कि मैं पानी लेने रसोई में जा रही थी तो दोनों बेटे बहू की बातों को सुना। वे दोनों कह रहे थे कि हमें इस दुनिया से जाने के लिए कह देंगे, और वो रोने लगी। उधर जब मनोज ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो सन रह गया। अपने मुंह पर हाथ रखकर देखता रहा। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं। उसने अपनी पत्नी का विरोध किया, लेकिन वो उसे समझाने लगी, देखो मनोज, तुम इनके इकलौते संतान हो। ये जैसे जैसे बूढ़े होंगे इनके लिए दवाई गोली से लेकर सुख सुविधाओं का ध्यान तुम्हें रखना होगा। तब इनकी सेवा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देंगे। अब आप खुद ही सोचो इनका क्या करना है। एक ही बार में इनका किस्सा खत्म करना है कि जिंदगी भर इनका बोझ ढोना है। मनोज रीना से गुस्से में बोला, रीना चाहे कुछ भी हो, मैं अपने माँ बाप के साथ अन्याय नहीं करूँगा। उन्हें मैं इस दुनिया से जाने का पाप अपने माथे नहीं लूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं गांव भेज दूँ। मनोज ने जो बात कही उस बात को सरला जी ने नहीं सुना। वो रीना की बातें आधी अधूरी सुनकर वहाँ से आईं। अब रणसिंह जी ने सोचा क्यों ना बेटे बहू को बिना बताए हम गांव चले जाएं, और चाहे कुछ भी हो हम कभी इनके पास वापस नहीं आएंगे। ये सोचकर दोनों रातों रात गांव के लिए निकले। सरला जी का सामान पहले से पैक था, इसलिए वे दोनों तुरंत गांव के लिए निकल गए। वे दोनों रात के अंधेरे में अंदाजा लगाकर आगे बढ़े थे कि इत्तेफाक से एक ऑटो वाला मिल गया। उस ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि वो अपनी बेटी के घर कुछ सामान पहुंचाने के लिए आया था। उसी शहर में रहता है और अब वो अपने घर जा रहा है, इसलिए उसने उन दोनों को बस स्टैंड तक पहुंचाया। रणसिंह जी और सरला जी ने ढेर आशीर्वाद दिए और कुछ रुपए भी। उस ऑटो वाले ने बताया कि भगवान ने उन्हें अपने दूत के रूप में भेज दिया, क्योंकि उस ऑटो वाले के पैसे की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी को अस्थमा का अटैक आया है। वो अपनी बेटी के घर मदद मांगने गया था, लेकिन सास ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि वो कुछ नहीं कह पाया और बिना कुछ कहे चला आया। लेकिन जितना पैसा चाहिए था आपने मुझे दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऑटो वाला वहां से चला गया। रणसिंह जी बोले, देखा सरला, हमारा रातों रात बाहर निकल जाना कितना अच्छा हुआ। हमारे कारण किसी की जान बच गई। वे दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई दोनों अपने गांव वाले बस में बैठकर चले गए। मम्मी आज अभी तक उठी नहीं, ना पापा उठे, तो मनोज उनके कमरे में गया ये देखने कि दोनों क्या कर रहे हैं। वहां जाकर देखा तो दोनों गायब थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा कहाँ चले गए। उसने रीना को बताया तो रीना मन ही मन खुश हुई। चलो दोनों बुढ़े बुढ़िया बिना कुछ कहे छुटकारा मिल गया। लेकिन मनोज ने अपने गांव के मुखिया चाचा को फोन लगाकर पूछा,
तो उसने बताया कि उसके माँ बाप घर पहुंच गए। तब उसकी जान में जान आई और रीना ने ये सुना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद मनोज के साथ अपने सास ससुर के गांव गई और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगी। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन आप लोगों के पास वापस आ जाने के बाद पता चला कि बुजुर्गों का क्या महत्व है। आपके वापस आ जाने से दीप की परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए और वहीं रहिए। रण सिंह जी थोड़े व्यवहारिक आदमी थे। बहू, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अभी हमारे खेत में फलों को तोड़कर मंडी भेजने का काम जोरों शोरों से है। जैसे हमें फुर्सत मिलती है हम इस बारे में सोचेंगे। वहीं सरला जी का मन पोते में था, इसलिए बार बार रण सिंह जी को बेटे के पास जाकर रहने की जिद कर रही थी। रण सिंह जी ने सोचा, सरला की इच्छा है, तो उन्होंने उन्हें फिर से शहर भेज दिया। अब तो रीना को मुफ्त की नौकरानी मिल गई। रीना सरला जी की इतनी तारीफ करती कि वो उनकी तारीफ करते करते सारे काम करवाती। सरला जी भी खुशी खुशी उसका काम सोच कर करती कि अपने ही बेटे बहू हैं, अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। दिन बीतते रहे, सरला जी के पास हमेशा पैसों का रोना रोती और सरला जी अपने पति रण सिंह जी से कहकर पैसे मंगवाती रहती। जब तक रण सिंह जी पैसे भेजते तब तक तो रीना सरला जी के साथ अच्छा व्यवहार किया। एक दिन बगीचे में खड़े रण सिंह जी के पैर के नीचे पका हुआ फल आया, जिससे फिसल कर ऐसे गिरे कि कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। आनन फानन में शहर लाया गया। अब तो रीना को लगा कि उसके घर में आपत्ति आ गई। अब उसका रवैया अपने सास ससुर के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वहीं सरला जी कुछ न कुछ गलतियां निकालती। एक तो सरला जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थी, तो दूसरी तरफ अपनी बहू के रवैये से, इसलिए ना चाहते हुए भी उनसे गलतियां हो जाती, जिसकी रीना भरपूर फायदा उठाती। रीना मनोज से सरला जी की गलतियां गिनाती, जिससे अपनी माँ को वो खरी खोटी सुनाता, क्योंकि वो भी एक तरफ अपने पिता के इलाज के लिए पैसे खर्च करने से परेशान था, तो दूसरी तरफ छोटी छोटी गलतियों से, जिसे रीना बढ़ा चढ़ाकर बताती और घर में हंगामा करती। कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद रण सिंह जी की छुट्टी हुई। अब हर 4-8 दिनों के बाद रण सिंह जी को चेकअप के लिए बुलाया जाता, जिससे डॉक्टर की फीस, दवाई का खर्च के साथ साथ अस्पताल आने जाने का खर्च लगता, जो रीना को बहुत अखरता। कुछ दिनों तक तो उसने जैसे तैसे सास ससुर को खाना पानी किया, लेकिन धीरे धीरे ना घर के कोई काम करती, ना अपनी सास ससुर को चैन से रहने देती। जैसे ही मनोज अपने ऑफिस जाता तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहकर उनके पीछे पड़ जाती। उसका बेटा दीप ये सुनता तो माँ से डरा सहमा रहने लगा और उसे जैसे ही मौका मिलता दादी दादा के पास दुबक जाता। लेकिन रीना उसके ऊपर नजर पड़ती ही अपने सास ससुर को भी खूब खरी खोटी सुनाती और दीप को भी गुस्से में आकर मारती और उसे सख्त हिदायत देती कि वो उनके पास कभी न जाए। एक दिन सरला जी अपने पति रण सिंह जी को अस्पताल ले गई थी। रीना ने अपनी कीमती जेवर उनके बैग में रखा और शाम को मनोज से कहा कि उसकी सहेली के घर पार्टी में जाना है। जब उसने अपनी अलमारी में मनोज के सामने गहने ढूंढे, फिर क्या था, उसने घर में हंगामा किया कि मेरे गहने नहीं मिल रहे। उसने अपनी अलमारी के सारे कपड़े इधर उधर बिखेर दिए, फिर सास के कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे गहने नहीं मिल रहे, कहीं आपने तो नहीं रखे। मनोज उसे मना करता रहा कि उसकी मम्मी से ना पूछे, लेकिन वो नहीं मानी और सीधे सरला जी का बैग चेक करने लगी। जब उसने उनके बैग से कपड़े निकाले
तो कपड़ों के साथ गहने भी गिर गए। फिर तो रीना आग की तरह सास के ऊपर बरसी। उन्हें इतना जलील किया कि उन्हें अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिला। जब मनोज ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मम्मी पापा से नफरत करने लगा और उन्हें तुरंत घर से जाने के लिए कह दिया। रीना ने कुछ दिन पहले रण सिंह जी को अस्पताल के बिल के साथ गांव के घर और जमीन के पेपर में साइन करवाए, जो अब उसके नाम पर था। इस बात का पता उन्हें तब चला जब मनोज ने उन्हें अपने घर से जाने को कहा। आप लोग भूलकर भी अपने गांव मत जाइएगा, क्योंकि वहां की सारी प्रॉपर्टी तो आपने मेरे नाम कर दी। अब रण सिंह जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं और क्या करें। फिर भी जब बेटे ने घर से जाने को कहा तो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति धीरे धीरे सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में चले जा रहे थे। एक होटल के पास रुके। उस होटल का मालिक कह रहा था, आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, बहुत छुट्टी मार रहे हैं। इतना बड़ा ऑर्डर आया है और काम करने वालों की कमी है। भाई साहब, आप बुरा ना माने तो क्या हमें काम मिल सकता है? होटल के मालिक ने उन दोनों की हालत देखी। आप दोनों अपनी हालत तो देखिए, तब काम करेंगे। तभी सरला जी बोली, भाई साहब, अगर हमें काम मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। जब तक आपका नौकर नहीं आता तब तक ही रख लीजिए, फिर चाहे तो निकाल दीजिएगा। होटल के मालिक को काम करने वाले की जरूरत थी, इसलिए उसने उन्हें काम पर रखा। रण सिंह जी व्यापारी आदमी थे, इसलिए उन्हें बैठे बैठे काउंटर का काम दिया और सरला जी खाना अच्छा बनाती, इसलिए रसोई में गई। अब उस होटल के मालिक का काम अच्छी तरह चलने लगा। हिसाब किताब में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनके रहते उस होटल के मालिक ने कुछ ही दिनों में छोटे से होटल की जगह बड़ा सा रेस्टोरेंट लिया। अब उस होटल का नाम बहुत चलने लगा। उस रेस्टोरेंट की प्रसिद्धि से रण सिंह जी ने अपने मालिक से कहा, क्यों ना हम शहर के दूसरे छोर पर, जहाँ ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ एक और रेस्टोरेंट खोलें, ताकि वहाँ भी हम अच्छा खासा मुनाफा करें। मालिक बहुत ही नेक दिल का था। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुमने अपना पैसा लगाकर खुद का रेस्टोरेंट खोलने की बात नहीं कही, बल्कि मुझे खोलने की सलाह दी। ये आपका बड़प्पन है, इसलिए मैं आपकी इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो रेस्टोरेंट तो खुलेगा, लेकिन आपका नाम का और आपका रेस्टोरेंट, जिसमें पूरा योगदान होगा। और मालिक उन्हें पूरा सहयोग दिया। देखते ही देखते रण सिंह जी और सरला जी का रेस्टोरेंट खुला। जब उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन था तब मनोज और रीना भी आए, क्योंकि मनोज उस रेस्टोरेंट का एक मामूली सा कर्मचारी था। जब उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अनाउंस हुआ तो रण सिंह जी और मनोज को धक्का लगा कि उसके पापा इतने नहीं हैं। फिर उन्हें लगा, इतने बड़े रेस्टोरेंट के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकते। तभी रण सिंह जी के आजू बाजू बॉडीगार्ड चल रहे थे और बीच में रण सिंह जी और उनके पीछे सरला जी। जब रण सिंह जी ने इस रेस्टोरेंट का फीता काटा तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा हुई। उनकी इस उम्र में इतनी बड़ी सफलता का राज पूछा गया। उन्होंने बताया, उनकी सफलता का श्रेय उनके मालिक को जाता है, जिनका छोटा होटल था, उसमें हम नौकर थे और हमने ईमानदारी के साथ ही काम किया और आज इतनी बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन हाँ, जीवन में कई मोड़ आते हैं, हमारे में भी आए। हमने अपने जीवन में चोरी नहीं की, कभी घर में खाने के लिए नहीं था तो भूखे सोए, लेकिन ना ही किसी के घर उधार मांग कर खाया और ना ही चोरी करके खाया। लेकिन कभी कोई हमारे अपने हुआ करते थे जिन पर हम पूरा विश्वास करते। उन्होंने हमें चोर साबित किया और धोखे से हमारा सब कुछ हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना, हाथ का धन कोई चुरा सकता है, लेकिन किस्मत कर्म का नहीं। बस यही हुआ हमारे साथ भी। हमने भी अच्छे कर्म किए और आज इस मुकाम पर पहुंच गए। यही हमारी सच्चाई है।
रण सिंह जी के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वहीं मनोज और रीना नजरें झुकाए थे। दूसरे दिन कर्मचारी अपने अपने काम में थे, तब मनोज सीधे रण सिंह जी के केबिन में जाने लगा तो गार्ड ने रोका। अरे अरे, आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के सर के केबिन में कैसे जा रहे हैं? अरे तुम मुझे रोक रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अगर मैंने शिकायत की तो तुम्हारी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। सर आप जो भी हैं मुझे नहीं मालूम, भले ही आप मेरी छुट्टी करवा दीजिएगा, लेकिन मैं पहले सर से परमिशन लेकर आता हूँ, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। मनोज जो मजबूरी में बाहर खड़ा रहना पड़ा, रण सिंह जी से परमिशन लेकर गया तो रण सिंह जी ने कहा, अभी उन्हें अंदर मत आने देना। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। रण सिंह जी मनोज से नहीं मिले। मनोज रण सिंह जी से मिलने के लिए उनका इंतजार करता रहा और जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट था वो काम नहीं किया, इसलिए उसे दूसरे दिन नौकरी से निकाल दिया गया। अब मनोज के हाथ से नौकरी गई। रण सिंह जी से मिल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान था। उधर रीना ने सोचा, रण सिंह जी का गांव का घर और खेत को बेचकर खूब पैसे मिलेंगे, तो वो उसे बेचने के लिए किसी दलाल से बात करने गई तो पता चला उससे दवाई के बिल के पास कराने के समय साइन करवा लिए और उस प्रॉपर्टी को पहले ही हड़प लिया। रीना को एक भी रुपए का फायदा नहीं हुआ। अब उधर मनोज परेशान हो रहा था तो इधर रीना परेशान थी। अब उनके बेटे दीप को पढ़ाई की जरूरत थी, तो उन्होंने उस घर को बेच दिया जिस घर में वे लोग रहते। अब तो मनोज और रीना दाने दाने के लिए मोहताज थे। अपने मम्मी पापा की ऐसी दयनीय हालत देखकर दीप को वो सारी घटना याद आ जाती थी, जब उसकी माँ उसके दादा दादी के साथ एक थाली भोजन के लिए कितना तड़पाती। आज उसी भोजन के लिए वो कितना तड़पती है। रण सिंह जी इतने उदार दिल थे कि अपना वो दिन रोज याद आता जब उन्होंने कभी सड़क के किनारे भिखारियों की लाइन में खड़े होकर एक थाल भोजन मांगा था। उन्होंने सरला जी को विचार बताया कि क्यों न हम शाम को सबके खाने के बाद जितना खाना बचे उसे गरीबों में बांट दें। सरला जी को अपने पति का ये विचार पसंद आया। अब सरला जी और मनोज जी रोज शाम को खाना बांटने जाते। उनके बेटे बहू भी भिखारियों की लाइन में खड़े होकर खाना लेते। रीना को तब अपनी गलती का एहसास होता कि वास्तव में जो जैसा करता है वैसा भरता है। सरला जी रोज बेटे बहू की भिखारियों की तरह खाना देती, लेकिन कभी नहीं कहा कि उनके पास आए, क्योंकि रीना ने एक दो बार जलील किया।